निर्माण हुआ है, अपार, और खास करके जो गरीबों के लिए काम हुआ। जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले एक ऐसा अनूठा जो विश्व का काम किया वो था जन धन योजना। 48 करोड़ लोगों के बिना गारंटी, बिना पैसे जमा कराए उन्होंने इस देश के अंदर अकाउंट्स खोले, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। औरतों के लिए सिलेंडर, शौचालय, गरीबों को पक्के मकान, ये वो काम है जो गरीब आदमियों को समर्पित हुए। लेकिन इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक ऐसी महामारी आई, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान शायद बचेगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन का इजाद कर लिया और 220 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सबको फ्री कोविड का इंजेक्शंस दिया। 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री अनाज जो अभी तक चल रहा है वो दिया। ये गरीब आदमी की सोच के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप हो, आत्मनिर्भरता हो, क्या क्या काम गिनाए जाएं। आज हमारा देश, आज ये अखबार में पढ़ा था, 16,000 करोड़ का हम विदेशों के अंदर हथियार सप्लाई करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 लाख करोड़ तक इसको लेके जाएंगे, और हमारे गडकरी जी ने तो देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली को 65,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज दिल्ली मेरठ 40-50 मिनट में पहुंचता आदमी। पेरिफेरल रोड, 80,000 गाड़ियां जो पोल्यूशन फैलाती थी वो आज दिल्ली से बाहरों बार जाती है। अभी द्वारका एक्सप्रेस यहाँ से एयरपोर्ट जाने धौला को 1-1, 1.5 घंटा जाम लगा करता था, आज वहाँ आराम फ्रीली आदमी जाता है एयरपोर्ट। अब इंडिया गेट के अंदर जो अंडरग्राउंड रोड्स बने, ये सब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 85 एकड़ का पार्क, बदरपुर थर्मल प्लांट, पुराने लोगों को याद होगा, इतना पोल्यूशन वो फैलाता था। आज एक सुंदर पार्क वहाँ बन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। द्वारका के अंदर जो कन्वेंशन हॉल, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल होगा, 40 से 50 हजार आदमी उसमें बैठ पाएंगे। यमुना, कांग्रेस चली गई 15 साल, अब 10 साल इन्हें हो गए, क्या कर रहे हैं? पानी साफ आएगा, रोजाना बयान आ जाता है सोमनाथ भारती का, पानी साफ आएगा। इसका मतलब पानी गंदा है, तभी तो साफ पानी की बात कर रहे हो। 5,000 करोड़ रुपया गडकरी जी ने, जब वो जल मंत्रालय देख रहे थे, दिल्ली सरकार को दिया यमुना की सफाई के लिए। यमुना वही मैली की मैली। दिल्ली के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई, जहां झुग्गी वही मकान, और सबसे पहले कालका जी के अंदर फ्लैट तैयार हुए, 3,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया। अशोक विहार के अंदर, कठपुतली कॉलोनी के अंदर, जगह जगह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के वासियों को, अपने झुग्गी वालों को, रहने वालों को ये आश्वासन देता हूँ कि आपके भी सर्वे हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको भी यहीं पर पक्के मकान देंगे। ये हमारा आश्वासन है, वचन है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो कुछ दिल्ली सरकार ने किया पिछले दिनों के अंदर, दूध तो दिया नहीं, शराब खूब हुई, एक के साथ एक फ्री। जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो आज करोड़ों के बंगले जो इलीगल है, जो सरकार ने वहाँ 9 फ्लैट्स तोड़े गए, उनको जगह दे दी। जो डीडीए ने बनाए थे खेल गांव में, कोई अलॉटमेंट नहीं, बस उठाओ और दे दो। कोई भागा, वो डीडीए के थे। यहाँ तो न बिल्डिंग बनती नहीं, हेरिटेज है ये एरिया, कैसे इलीगल बिल्डिंग खड़ी कर दी रिपेयर के नाम से। एक तरफ दिल्ली सरकार के एक कृत्य और एक तरफ मोदी जी गरीबों के प्रति जो समर्पित हैं, वो आप सबके सामने हैं दोस्तों।
मुझे और अधिक, क्योंकि इस विषय पे तो चाहे जितना भी बोलते जाओ कम है, चाहे एयरपोर्ट कर दो, चाहे एक ऑल इंडिया मेडिकल नेहरू जी के समय दिल्ली में बना, आज 14 ऑल इंडिया मेडिकल बन गए। मेडिकल कॉलेजों की तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा। स्वास्थ्य का विषय हो, 5 लाख की जो गरीबी योजना थी दिल्ली ने लागू नहीं की। दिल्ली के गरीबों को वंचित रखा गया। किस किस स्कीम की बात करें, क्योंकि इनको तो एक ही बात है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और कोई इनका विषय नहीं। रोज नया। ममता कह रही है बंगाल में हम नहीं इसको देंगे सीट, केजरीवाल कहता है दिल्ली और पंजाब में लड़े ही नहीं कांग्रेस, तो इनकी एकता कहाँ होने वाली है। ये 2024 में भी मोदी जी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम सब इसको गौरवान्वित हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत का सिक्का जमाया है। आपने कोई, मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वीना जी और कोई बात आपने कर रखनी है। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे मीडिया के साथ। अभी हम लोग थोड़ा और ऊंचा जोर से, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारा। अभी पिछले 9 वर्ष में जो हमारे इस लोकतंत्र में हमारे इस भारत की जनता ने एक स्थिर सरकार दी है देश को 2014 में और 2019 में एक स्थिर सरकार। आज सुबह सुबह आप लोगों को कष्ट दिया, आपका बहुत बहुत आभार है। मेरे साथ हमारे 3 पूर्व निगम पार्षद राजकुमार लांबा जी, वीना बिरवानी जी और सुनीता मिश्रा जी, हमारे ज़िले के प्रवक्ता राजकुमार जी और संजय जी, मनोज जी, उमा शंकर जी। आज आपको कष्ट इसलिए दिया है कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए, और इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धियां हैं वो अपार हैं। उन्होंने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, ये सब आप जानते हैं। आज दुनिया उन्हें बॉस कह रही है, दुनिया उन्हें गुरु कह रही है। अमेरिका जैसा राष्ट्रपति उनके साइन लेना चाहता। ये जो परिस्थितियां इस देश के अंदर निर्माण हुआ है, अपार, और ख़ास करके जो गरीबों के लिए काम हुआ, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले एक ऐसा अनूठा जो विश्व का काम किया वो था जन धन योजना। 48 करोड़ लोगों के बिना गारंटी, बिना पैसे जमा कराए उन्होंने इस देश के अंदर अकाउंट्स खोले, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। औरतों के लिए सिलेंडर, शौचालय, गरीबों को पक्के मकान, ये वो काम है जो गरीब आदमियों को समर्पित हुए। लेकिन इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक ऐसी महामारी आई, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान शायद बचेगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन का इजाद कर लिया, और 220 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सबको फ्री कोविड का इंजेक्शंस दिया। 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री अनाज जो अभी तक चल रहा है वो दिया। ये गरीब आदमी की सोच के लिए प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप हो, आत्मनिर्भरता हो, क्या क्या काम गिनाए जाएं। आज हमारा देश, आज ये अखबार में पढ़ा होगा, 16,000 करोड़ का हम विदेशों के अंदर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 लाख करोड़ तक इसको लेके जाएंगे, और हमारे गडकरी जी ने तो देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली को 65,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया।
आज दिल्ली मेरठ 40-50 टोला को एक 1.5 घंटा जाम लगा करता था, आज वहाँ आराम फ्रीली आदमी जाता है एयरपोर्ट। अब इंडिया गेट के अंदर जो अंडरग्राउंड रोड्स बने, ये सब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 85 एकड़ का पार्क बदरपुर थर्मल प्लांट, पुराने लोगों को याद होगा इतना पोल्यूशन वो फैलाता था, आज एक सुंदर पार्क वहाँ बन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। द्वारका के अंदर जो कन्वेंशन हॉल, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल होगा, 40 से 50 हज़ार आदमी उसमें बैठ पाएंगे। यमुना, कांग्रेस चली गई 15 साल, अब 10 साल इन्हें हो गए, क्या कर रहे हैं? पानी साफ आएगा, रोजाना बयान आ जाता है सोमनाथ भारती का, पानी साफ आएगा, इसका मतलब पानी गंदा है, तभी तो साफ पानी की बात कर रहे हो। 5,000 करोड़ रुपया गडकरी जी ने जब वो जल मंत्रालय देख रहे थे, दिल्ली सरकार को दिया यमुना की सफाई के लिए। यमुना वही मैली की मैली। दिल्ली के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई, जहां झुग्गी वहीं मकान, और सबसे पहले कालका जी के अंदर फ्लैट तैयार हुए, 3,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया। अशोक विहार के अंदर, कठपुतली कॉलोनी के अंदर, जगह जगह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के वासियों को, अपने झुग्गी वालों को, रहने वालों को ये आश्वासन देता हूँ कि आपके भी सर्वे हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको भी यहीं पर पक्के मकान देंगे। ये हमारा आश्वासन है, वचन है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो कुछ दिल्ली सरकार ने किया पिछले दिनों के अंदर, दूध तो दिया नहीं, शराब खूब हुई, एक के साथ एक फ्री। जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो आज करोड़ों के बंगले जो इनलीगल है, जो सरकार ने वहाँ 9 फ्लैट्स तोड़े गए, उनको जगह दे दी। जो डीडीए ने बनाए थे खेल गांव में, कोई अलॉटमेंट नहीं है, बस उठाओ और दे दो। कोई कागज, वो डीडीए के थे। यहाँ तो न बिल्डिंग बनती नहीं, हेरिटेज है ये एरिया, कैसे इनलीगल बिल्डिंग खड़ी कर दी रिपेयर के नाम से। एक तरफ दिल्ली सरकार के एक कृत्य और एक तरफ मोदी जी गरीबों के प्रति जो समर्पित हैं, वो आप सबके सामने हैं। दोस्तों, मुझे और अधिक, क्योंकि इस विषय पे तो चाहे जितना भी बोलते जाओ कम है, चाहे एयरपोर्ट कर दो, चाहे एक ऑल इंडिया मेडिकल नेहरू जी के समय दिल्ली में बना, आज 14 ऑल इंडिया मेडिकल बन गए। मेडिकल कॉलेजों की तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा। स्वास्थ्य का विषय हो, 5 लाख की जो गरीबी योजना थी, दिल्ली ने लागू नहीं की। दिल्ली के गरीबों को वंचित रखा गया। किस किस स्कीम की बात करें, क्योंकि इनको तो एक ही बात है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और कोई इनका विषय नहीं। रोज नया, ममता कह रही है बंगाल में हम नहीं इसको देंगे सीट, केजरीवाल कहता है दिल्ली और पंजाब में लड़े ही नहीं कांग्रेस, तो इनकी एकता कहाँ होने वाली है? ये 2024 में भी मोदी जी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम सब इसको गौरवान्वित हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत का सिक्का जमाया है। आपने कोई, मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वीना जी और कोई बात आपने रखनी हो तो रख सकते हैं। साथियों, आप लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे मीडिया के साथ। अभी हम लोग थोड़ा और ऊंचा जोर से, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारा। अभी पिछले 9 वर्ष में जो हमारे इस लोकतंत्र में, हमारे इस भारत की जनता ने एक स्थिर सरकार दी है देश को, 2014 में और 2019 में एक स्थिर सरकार दी, और इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आज सब लोगों के सामने है कि किस तरह से देश अपने जड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है और किस तरह से विकास करता जा रहा है। आप जानते हैं कि देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बीच में से कुछ ऐसा समय आया कि वो डिटेरियोरेट, हमारी जो कंडीशन होती चली गई। लेकिन पिछले 9 वर्ष में ऐसे ऐसे कार्य हुए जो शायद सब लोगों की सोच के भी बाहर थे। राम मंदिर का बनना, अयोध्या के अंदर नए संसद भवन का निर्माण होना, ऐसे ऐसे कार्य हुए
जो कि पिछले कई वर्षों से लंबित थे। और राम मंदिर के बारे में तो 500 साल से बस सोचा ही जा रहा था कि कभी बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो हम लोगों का भाग्य है कि हमारे जीवन काल में वो मंदिर का कार्य बना और ये मंदिर जल्दी ही हमारे को दर्शनों के लिए मिलेगा। इस तरह से देश में गरीबों के लिए पक्के मकान, 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। हम लोग देश भर की बात करते हैं तो इतनी योजनाएं चलाई गई गरीब के लिए कि अब गरीब अपनी इज्जत मान के साथ रह सकता है। क्योंकि जब बात शौचालय की होती थी तो मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उसके पीछे सम्मान था एक महिला का, एक घर का, एक परिवार का। जब महिलाओं के शौचालय की बात होती थी, शौचालय बने, पक्के मकान बने, गरीब गरीब नहीं रहा, मिडिल क्लास उसकी और स्थिति अच्छी हुई और वो एक मेन लाइन में आ गई। आज समाज में हर पीछे से पीछे खड़ा व्यक्ति भी इज्जत के साथ जीता है। आप अगर महिलाओं की बात करें तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में महिला आ गई है, नया युवा शक्ति है, अपना स्टार्टअप, बहुत अच्छे लोगों को, बच्चों को पैसा दिया जाता है कि स्टार्टअप करो, नए अपने शुरू करो, अपने काम शुरू करो, और बच्चे बहुत अच्छे गति से ये कार्य कर रहे हैं। आज हमारा देश आत्मनिर्भर देश बन चुका है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि छोटी, जो मैंने उस दिन एक पढ़ा कि चाय की दुकान करके किसी बच्चे ने कुछ शुरू किया, आज उसका बिजनेस करोड़ों में पहुँच गया है। क्योंकि ये सोच है महान हमारे प्रधानमंत्री जी की, और बच्चों को पैसा देना, लोन देना, बच्चे स्टार्ट करते हैं और देश के अंदर एक बहुत बड़ी उनकी भागीदारी है। बाकी सभी योजनाएं अगर हम आप लोगों को चले कि जितनी देश में चली, हम देश के अंदर दिल्ली को जो पार्ट मिला उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा अभी सुभाष जी ने आपके सामने की है। इतने ऐसे कार्य हैं जो करती तो भारत सरकार, केंद्र सरकार है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने का होड़ लग जाती है दिल्ली सरकार में। उनको लगता है कि पॉल्यूशन, जब अगर हम लोग एमसीडी में भी थे तो पॉल्यूशन की बात होती थी कि पॉल्यूशन कितना है, लेकिन उसमें कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कभी कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं करे। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना, पॉल्यूशन कम हुआ तो केंद्र सरकार की वजह से हुआ। अगर यूईआर बन रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से बन रहा है। अंडरग्राउंड जो बना है सारे सब केंद्र सरकार से मिल रहा है। हम तो इतना जानते हैं कि केंद्र सरकार, अगर हम अपने लेवल के, अपने वार्ड की भी बात करें तो जो हमारे यहाँ कूड़े की भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से मिली है। कूड़े की गाड़ी तक के लिए हमें दिल्ली सरकार ने कभी कोई सहयोग नहीं दिया, केंद्र सरकार का सहयोग मिला और हम लोग घर घर कूड़ा उठा पाए। माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग, अगर हम अपने पहले विधानसभा और वार्ड की बात करें तो हमने अपने वार्ड में भी बहुत कार्य कराए। जो कार्य सालों से नहीं, कई वर्षों से लंबित थे, वो हमने उनको आगे पूरा किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया उसको। एक यहाँ पर 7-8 एकड़ का एक लैंड था जो कि लैंडफिल साइट बना हुआ था। आप सब लोगों की जानकारी में है कि वो आज इतनी सुंदर नक्षत्र वाटिका के रूप में तैयार हो गया, लेकिन पिछले 6 महीनों में आप उसकी हालत जाकर देख सकते हैं कि वो इस सरकार के आने के बाद क्या हो चुकी है। इस तरह से अपनी केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय हमारी जो सांसद महोदया हैं और मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी के हमारी प्रेरणा से हमने डीडीए का एक पार्क है, उसके अंदर रबर ट्रैक का लगाना, ओपन जिम लगाना, टॉयलेट्स बनाना, ब्यूटी बेसिस के ऊपर, इतना सुंदर हम लोगों ने उसको मेंटेन किया। सिर्फ केंद्र सरकार के सहयोग से कर पाए, दिल्ली सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ टूटी सड़कें हमको दिल्ली सरकार ने दिया। आज हम गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो जब वो सड़क पे चलती है तो समझ में आता है कि दिल्ली को किस तरह से इस केजरीवाल सरकार ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन केंद्र की सरकार जो आज विकास के कार्य कर रही है, उसके लिए हम अपनी आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें आशा है कि अगले आने वाले चुनाव में सब लोगों का पूरा साथ मिलेगा और फिर हम एक स्थिर सरकार बनवाएंगे। हालांकि ये लोग जो छोटे छोटे लोग एक अपने को इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक बड़े इनके साथ लड़ पाएंगे पिलर के साथ, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो इतनी ताकत नहीं रखते हैं। वो आज भी खंडित ही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ मिलकर लड़ पाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत मजबूत है और 2024 में और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता, आप कुछ करना? आपने 3 है, चौथा आ रहा है, डेथ हो रही तो इसी को भी आ रहा है। दोस्तों, आपका बहुत आभार है जो आज हमारी बात आप जनता में पहुंचाने के लिए यहाँ पे हमारे लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, बचपन में एक नारा सुनते थे, रोटी कपड़ा और मकान। वो आज साकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी मोदी सरकार ने आज घर घर राशन फ्री दे दिया, मकान, झुग्गी वालों को मकान दे दिए, और हमारे गडकरी जी ने जो आज इतना सुंदर हाईवे दिए हैं, इससे कपड़े का भी सब चीज़ का पूर्ति हुई। तो इसलिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि झूठ और सच में क्या फ़र्क है।
दूसरा दिल्ली सरकार की जो बात आज कर रहे हैं, छूटते फिर रहे हैं हमारे फर्जीवाल जी, आज ये क्यों नहीं खोलते अपना बंगला? दिल्ली की जनता के लिए बंगला खोलें, दिखाएं जनता को। हर चीज़ जनता से पूछते थे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैं इनसे भी आपके माध्यम से पूरी जनता के लिए कहता हूँ, एक कम से कम 1 महीने के लिए अपना बंगला खोलें और फिर इलेक्शन करवाएं कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। विपन आ जाए। आगे मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष हो गए, इस सब की भी आपको बधाई। और आने वाले 2024 में मोदी सरकार पुनः बनने जा रही है, उसकी भी आप सबको अग्रिम बधाई। सरकार बनने जा रही है, मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक हिंदुस्तानी भी हूँ। जो काम 9 साल में मोदी जी ने किए, मैंने वो काम कभी किसी और सरकार को सोचते हुए भी नहीं देखा, करने की बात तो दूर। जो कार्य 9 साल में मोदी जी ने कर दिए, उस कार्य को सोच पाना भी किसी अन्य संगठन के लिए पॉसिबल नहीं था। चाहे वो जनधन योजना हो, अब कहने को जनधन योजना की हर एक का अकाउंट ही तो खुलवा रहे हैं, मगर आप देखिए किस तरह से सरकारी पैसा नीचे तक पहुँचे बिना किसी चोरी के। ये सोच मोदी जी की रही। स्वच्छता अभियान, किस तरह से हमारे हिंदुस्तान का एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक गली स्वच्छ हो और उसमें जन भागीदारी हो, सबका सहयोग हो, ये मोदी जी की सोच। धारा 370 को हटाना, जिस कश्मीर के ऊपर पिछली सरकारें रोती रह गई, मांगती रह गई ये कश्मीर हमारा है, हमारा है कहती रह गई, मोदी जी कहते हैं कश्मीर तो हमारा है ही है, ये पीओके भी हमारा है। इस सोच को बदलना ये मोदी जी की काबिलियत है। चाहे वो जो गैस चूल्हा और वो वितरण किया उन्होंने, जो सिलेंडर का निःशुल्क, ऐसी सोच कि हमारी गृहिणियों का जो गांवों में रहती हैं उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण करना। मतलब ऐसी अनेकों अनेक उनकी योजनाएं जो अन्य संगठन सोच भी नहीं पाए, मोदी जी ने कर दिए। तो उसके निमित्त आज हमारे पूर्व विधायक, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुभाष सदेवा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मुझे भी अच्छा लगा कि ये कार्य जन जन तक पहुंचने चाहिए। आप सब लोग हमारी मोतीनगर विधानसभा के बैकबोन हो, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, आप सारे पत्रकार, आप ही ये बात नीचे तक पहुंचाएंगे। और राजू लामा जी भी हैं, वीना वर्मानी जी भी हैं, सुनीता जी भी हैं, कपूर साहब, संजय जी, सभी अन्य संगठन के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आप सबको मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं, बधाई, जो मोदी जी के 9 वर्ष में इतने कार्य हुए। और आगे हम 2024 में पूरे मतों से सरकार बनाएंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार। अच्छा लगा आप लोग नोटियाँ गिनवाने बहुत सारी। शुरू में जब बातचीत हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, आपने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान। एक ही बताया अभी तक आपने कि जहाँ झुकी वहाँ मकान का 3 जगह बन के तैयार, और अशोक विहार में आपके बन के तैयार है लगभग। कठपुतली बन के क्योंकि अशोक विहार में जो बना रहे हैं वो मेरे अपने क्लाइंट हैं, मेरा परिवार ही है वो। मुझे पता कितने समय से वो बना रहे हैं। 14 मंजिला आपका तैयार हो रहा है, जिसमें से कुछ लगी है। सवाल ये आता है कि हम मोतीनगर विधानसभा के लिए आपको मानते हैं, आपने यहाँ 15 साल लगभग काम संभाला है, सबने संभाला है। मोतीनगर विधानसभा में भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ हैं जी। यहाँ के लिए क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है? जी, यहाँ पर प्रोसेस 3 साल से लगातार जारी है। सर्वे हो चुके हैं, कंप्लीट है, अब इनके टेंडर होने हैं। मैंने पहले ही आपसे गुजारिश की थी कि मैं इस बात के लिए इसलिए श्योर हूँ कि ये स्कीम दिल्ली के अंदर जो पहले 16-17 क्लस्टर जिनका सर्वे हुआ था, उनमें हमारे कीर्तिनगर के भी थे और इसके पीछे हम लगे हुए हैं। और इस विषय के अंदर पिछले हफ्ते मैंने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी बात की है कि जल्द से जल्द इनका शिलान्यास करके ये काम शुरू कराया जाए। और ये पूरा वचन है हमारा कि किसी भी झुग्गी वाले को जो रिकॉर्ड में होगा, जिसके पास पूरे पेपर्स होंगे, जो सर्वे में फिट बैठेगा, उसको ना हटाया जाएगा ना दौड़ाया। और जब तक आपको पता है इतनी अच्छी स्कीम कि या तो जब फ्लैट बनने के टाइम झुग्गी वाले को सरकार 5,000 रुपया महीना किराया देती है,
या तो उनको शेल्टर बना के देगी, अगर वहाँ नहीं बन पाएगा तो उसको जब तक फ्लैट बनेगा नहीं तब तक उसको 5,000 रुपया महीना देगी। क्या आपके पास अप्रोप्रिएट डाटा आ चुका है? कितनी झुग्गी वाले, कितने परिवार है जिनको आप शिफ्ट करेंगे? 5,000, 10,000, 20,000 कितने? नहीं सभी को, किसी को पिक एंड चूज नहीं होगा। यहाँ के हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जैसे ये क्लस्टर है हमारे, पूरे के पूरा क्लस्टर होएगा, इसमें से नहीं ये हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा ना जिसके पास प्रूफ होंगे कि वो यहाँ रहता है उसको मिलेगा। एक सवाल और इसमें 11 सवाल जी। क्राइटेरिया क्या निर्धारित करेंगे? क्राइटेरिया निर्धारित हर दूसरे दिन नई झुग्गी बन जाती है सर, पहले कहा कट ऑफ डेट हमेशा होती है। कट ऑफ डेट क्या है ये? कट ऑफ डेट जो है, जब अखबारों में या चैनलों में जाएगा लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस सूची में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कट ऑफ डेट जो जिसके पास जो राशन कार्ड है, जो आई कार्ड है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलर कोई डेट नहीं। नहीं तो कह तो दिया राशन कार्ड है, राशन कार्ड कोई बना होगा ना उसका। ठीक है, लेकिन आज तो बन नहीं रहा, आज तो बन नहीं रहा। आज से पहले के जितने भी प्रूफ वाले हैं उन सबको मिलेगा। राइट, मतलब जब भी हम इसको छापेंगे अगर अप्रोप्रिएट उसके पास अपने प्रूफ है उसको मिलेगा। हाँ यस, तो वो इनपुट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और ऑलरेडी सर्वे हो चुके हैं, एक कई महीने लगे एक क्लस्टर का सर्वे करते हुए, और उन्होंने सर्वे कोई पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके नहीं किया। डीडीए के अफसरों ने पता तब लगा जब 8-10 दिन हो गए भाई सर्वे चल रहे हैं। बड़ा न्यूट्रल सर्वे हुए हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी या किसी को हटा दो किसी को रख दो, ऐसा कुछ नहीं। जी मैंने कभी कोइंसिडेंस था, लास्ट ईयर कांग्रेसी नेत्री के साथ बैठा था तो काफ़ी उत्साहित नजर आया कर्नाटक के चुनाव के बाद कि प्रियंका अब आ गई है और मोदी जी को वो अगले इलेक्शन में उसका कहना था कि वो हम तो हमारी उनको बधाई है, बिल्कुल उनको लड़ना ही चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हर पार्टी का अपना सिस्टम है। अभी उससे पहले भी बात हो रही थी, ये भी बात कर रहे थे कि हर आदमी को हक है चुनाव लड़ने का, फैसला जनता करेगी। आप 3 बार विधायक रहे जी, आप क्लस्टर की बात करते हैं बार बार कि हमारे 17 क्लस्टर थे, हमारे एरिया में WHS की छुट्टियाँ 5/14 इनका सर्वे भी हो चुका है। 9 साल लग गए 2014 से आज तक। पहले सर मैंने यही तो, आपने मेरी ध्यान से बात, आज भी आप यही कह रहे हैं कि अभी काम नहीं सर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा कि 9 साल पहले केजरीवाल साहब ने यही नारा दिया था। मेरी पूरी बात सुन लें। उन्होंने, ये काम था दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार ने इस विषय पे कुछ नहीं किया। 2019 में मोदी जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जहाँ झुग्गी, जैसे दूसरे प्रदेशों में हम पक्के मकान दे रहे हैं तो दिल्ली वालों को भी पक्के मकान देंगे। ये प्रपोज़ल हमेशा अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो सेंटर ने डायरेक्ट इनिशिएटिव लेके ये 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। लगभग 10,000 लोग झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बन के जो तैयार हैं, और बाकियों के सर्वे शुरू करा दिए 2019 में ही। मैं उस टाइम विधायक भी नहीं था, मैं 2015 के बाद विधायक नहीं रहा। ये स्कीम मोदी जी लाए 2019 में जी। ये इसके कसूरवार केजरीवाल साहब हैं, मैं नहीं हूँ। वो जब सरकार में आए थे, इवन शीला दीक्षित के टाइम 60,000 फ्लैट बनकर तैयार थे नरेला वाली साइड में, वो भी नहीं इन्होंने शिफ्ट किए। आपको बताऊं, ज़खीरे का सर्वे, आप जो बात मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1600 झुग्गियों का सर्वे ज़खीरे की झुग्गियों का हो गए, उनके पैसे जमा हैं, लेकिन जैसे ही ये आया है तब तक वो आज तक वैसे बैठे जिनके पैसे जमा। यहाँ मेट्रो लाइन आनी थी नारायण में, झुग्गियाँ थी, हटते नहीं थे। आराम से प्यार से समझाकर उनको वहाँ मकान लेके दिए झुग्गी वालों को, और वो मेट्रो पे डलवाए। अच्छा, जो आप ज़खीरे की बात कर रहे हैं उनके पैसे जमा है, क्या उनको भी 5,000 रुपये महीना मिल रहा है? नहीं सर, वो तो वही हैं, वो हटे थोड़ी हैं, वो तो वही हैं। तो जिनको आप शिफ्ट करेंगे या शेल्टर में शेल्टर वालों को नहीं, जिनको कोई शेल्टर नहीं मिलेगा, जो मतलब कहीं को भी काम मिला नहीं, वो तो वहीं झुग्गी में है ना। जब झुग्गी हटेगी तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो झुग्गी हटने से वो एप्लीकेबल होगा तो उसको 5,000। यस,
कैसे? अगर उसको अल्टरनेटिव जगह और देनी आपने है। कहा कि 2014 में ये नारा केजरीवाल ने दिया कि जी। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जी 2019 में वही नारा बीजेपी ने अडॉप्ट किया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जी इसका मतलब भाजपा भी आम आदमी पार्टी की राह पे चल पड़ी है। जी नहीं रेवड़ी नहीं, गलत 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 कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमियों को मकान देने का वादा किया। लगभग 3.5 करोड़ मकान अलॉट हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। वो दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि यहाँ झुग्गी बोलते हैं, वहाँ कच्चा मकान बोलते हैं, इन लोगों को भी पक्का मकान मिले, ये मोदी जी की सोच है। वो मकान जैसे बंगाल के अंदर जिस महिला का फोटो छपा था, उस महिला को ये नहीं पता कि मुझे मकान मिला या नहीं मिला, या सारे मीडिया के लोग। सर ये बंगाल की गवर्नमेंट देखे ना, आप पहले बात को आप बात फोटो को तो मोदी जी का छपाना, सर, उसके एक साथ स्टेट गवर्नमेंट क्यों देखेगी? सर ये होती है ना। एक मिनट, आप पहले संविधान को समझिए मेरे दोस्त। स्टेट गवर्नमेंट एक प्रपोजल देती है कि इस जगह लैंड एंड बिल्डिंग का मैटर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर गरीबों की मकान बनेंगे। ये दो तरह के, एक मकान को खुद बनाते हैं, एक मकान सरकार बना के देती है। कईयों के पुराने मकान हैं कि इसके अंदर पैसा चाहिए, सरकार पैसा देती है, वहाँ जाके एसडीएम उसको सर्वे करता है कि ये एलिजिबल है कि नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का एसडीएम होता। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती है, अलॉटमेंट और सारा प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट का। शिवाजी पिछले 6 महीने में जब से कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिल्ली का विकास कार्य एकदम ठप है। और लोग अपने आप को जो एमसीडी में पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंज होगा, दिल्ली की सड़कें बनेंगी, मच्छरों से मुक्ति मिलेगी, काफ़ी वादे आम आदमी पार्टी ने किए। लेकिन 6 महीने से सड़कों पर, लेकिन भाजपा भी उसके विरोध में या कुछ इसकी आवाज़ उठाने के लिए लोगों की जो वादे उनसे किए गए थे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो दोनों बातें मैं कहूँगा कि दिल्ली की जनता कोई ऐसा दिन बता दो जब भाजपा केजरीवाल के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट, आंदोलन या प्रदर्शन ना करती हो। लेकिन जनता अब सवाल ये है, अभी आपने तो सिर्फ सड़कों का, सबसे ज़्यादा मार मारी है जो वायदा खिलाफी है कॉरपोरेशन में, वो है हाउस टैक्स। आपको पता है, आपको 15% रिबेट मिलता था, 10% कर दिया। पब्लिक भी तो कहीं खड़ी हो, ये जो बात कर रहे हैं, आते ही वादा खिलाफी में 100 गज, इसने क्या वादा किया था कि 100 गज तक का हाउस टैक्स सबको मैं माफ़ कर दूँगा, ठीक है, और उल्टा रिबेट भी कम कर दी, हाउस टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया। खाली सड़कें ही नहीं है, और विषय आज पिछले 15 दिन से करोल बाग में अफसर इनके खिलाफ धरना दे रहे हैं, ये अफसरों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कहानी उगराई की है। लोग इतने हमारे पास आ रहे हैं कि यार क्या हो गया, क्या चल रहा है। अच्छा, मेरी आदत में है नहीं है, मैं कभी नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, कोई अपना जो करेगा भरेगा। हालात आप समाज के, आप आंख और नाक हो, आप देखो ना कि क्या हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। जो पेंशन चल रही थी वो बंद होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि इस दिल्ली सरकार ने जो जो वादे किए, पहले इसने कॉरपोरेशन की पेंशन बंद की, आपको पता होगा, आपको याद भी नहीं होगा। कॉरपोरेशन अलग पेंशन देती थी, वो बंद कर दी। फिर सीनियर, अरे भैया उसके बाद में भी थी, अभी वीना जी के टाइम भी थी, ये बीच में बंद कर दिया। हाँ, बंद तुम्हारे टाइम आके बंद कर दी। खाली कॉरपोरेशन की नहीं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी भी बंद कर दी। मैंने 13,000 लोगों की अपने टाइम पेंशन लगाई थी अपनी विधानसभा में, और कभी किसी की शक्ल नहीं देखी थी, कभी किसी को नहीं कहा। हमारा आदमी होता था यहाँ, ये शशि भी बैठा हुआ है और राजेश, ये लोगों के फार्म भरवाते थे हम खुद, और खुद जाते थे ऑफिस में, उनको पेंशन लगा के उनके घर में, और हर साल दिवाली पे चिट्ठी लिखता था मैं उनको, भाई आपको स्वास्थ्य ठीक है, आपका पेंशन आ रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करो। इतना तक हम काम करते थे। अब खाली बीच में ये कहा गया था कि दिल्ली का गवर्नमेंट जो है कोई भी फैसला नहीं कर सकती बिना बीजेपी के पक्ष। इस बात में आपका क्या कहना है? किसके बिना? एक अनाउंसमेंट हुआ था कि मोदी से ये चीज से पूछे बिना दिल्ली से रिलेटेड कोई भी फैसला केजरीवाल नहीं करेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसने कहा था?
बीच में न्यूज़ आ रही थी ये। और रोजाना तो मोदी को गाली देता है, इतनी बदतमीजी पे आ गए हैं। मैं एक दफ़ा जब विधायक था तो मैंने कहा भाई हम जितने भी संवैधानिक पदों पे व्यक्ति किसी भी पार्टी का बैठा हो जो उच्च है उसको जी करके बुलाना चाहिए। ये तो कहता मोदी की पढ़ाई के बारे में क्या क्या शब्द कहते हैं और कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, हम और आप सभ्य लोग कर सकते हैं क्या? ये किस गिरावट पे राजनीति को ले आए हैं। शर्म आती है अपने आप में भी कि यार हम इसका हिस्सा है तो राजनीति ही ना। हम कोई मतभेद हो दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ सिखाया गया है कि व्यक्ति को जी करके बुलाया जाए, हमारे कल्चर में। लेकिन इन्होंने सारी सभ्यताएं कल्चर सब समाप्त कर दी। सुभाष जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था दिल्ली सरकार के पक्ष में, जिसमें 3 चीजें थी। एक प्रशासन, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ये अध्यादेश क्यों लाना पड़ा? हाँ, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत। दिल्ली में 1952 में विधानसभा थी। पंडित नेहरू ने विधानसभा क्यों बंद की? पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। लेकिन दिल्ली में दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया गया और सिर्फ कॉरपोरेशन बना दी। फिर जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिल्ली को मेट्रो काउंसिल दी, विधानसभा ने दी। जितने भी एग्जीक्यूटिव फैसले अंडर दी होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जितने भी सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। 93 में नरसिम्हा राव जी ने दिल्ली को विधानसभा दी फिर से। लेकिन सारी पावर्स जो हैं, अपॉइंटमेंट चीफ सेक्रेटरी से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर जितने भी हैं, ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में। श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो सबसे बड़ा फैसला 4 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने टेबल पे इकट्ठा किया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्या फैसला था? पानी काटे। क्योंकि ये भी 52 में 2 एक्स पंजाब और दिल्ली का 2 एक्शन के बीच में ट्रीटी थी, कोई इसका ऑथेंटिक नहीं था। फैसला कराया, एक दिल्ली का छोटा सा मुख्यमंत्री मजबूर कर दिया कि एग्रीमेंट दिल्ली का हरियाणा और पंजाब के साथ हुआ, दिल्ली को अपना हिस्सा पानी का मिला। कोई हल्ला तो नहीं हुआ, कोई नरसिम्हा राव को गालियाँ तो नहीं दी, काम हुआ ना। कैसे हुआ? वो अपनी पावर जानते थे कि मैं जितनी पावर मेरे पास है इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर शीला जी चीफ मिनिस्टर बनी और अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। एक मसला आया चीफ सेक्रेटरी को लेकर, हमारे लोग उमेश सहगल जी को चाहते थे कि ये चीफ सेक्रेटरी रहें, लेकिन शीला जी ने अडवाणी जी को कहा नहीं, मैं कंफर्ट नहीं हूँ। अडवाणी जी ने शीला जी का कहना मान के फैसला कर दिया। ये अंडरस्टैंडिंग थी। सरकारें लड़ाई से नहीं चलती। आज पूरा वर्ल्ड दिल्ली आता है, सारी एम्बेसीज दिल्ली में हैं, सारे फॉरेन VIPs दिल्ली आते हैं। ये तो जिस बिहेव करता है, ये तो रोड क्लोज कर देगा, मैं प्रधानमंत्री को नहीं जाने देता। चीफ सेक्रेटरी को कहेगा तुम उसके खिलाफ वो कर दो। सरकारें चलती हैं ऐसे क्या? अगर 1952 से लेके 2014 तक कांग्रेस और बीजेपी की दिल्ली में और सेंटर में एक दूसरे की सरकार, कोई हल्ला नहीं मचा, आज कांग्रेस फिर वापस केजरीवाल को इस मुद्दे पे क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहती? ये सहयोग का मुद्दा तो एक अलग मुद्दा। सहयोग नहीं है, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। प्रश्न इसलिए किया है आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसके खिलाफ अध्यादेश क्यों लाना? सर, सरकार चलाती है। हाँ बिल्कुल, सरकारें चलती हैं पार्लियामेंट से। सरकारें अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला उसका सम्मान करते हुए, अगर सरकार को ये लगता कि इसमें कल को सरकार चलाने में बाधा नहीं आएगी तो ठीक रहता, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति जिस तरीके से कानूनों का इस्तेमाल करता है
इसमें केंद्र के लिए बड़ी बाधा बनने वाली थी, इसलिए वो मैं अध्यादेश फोन कर रहा लाए। हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ। अगर अध्यादेश से अच्छा तो आप इसको कानून बनाते अब तो कानून ज़्यादा अच्छा। आपको छह मित्र महीने के बाद फिर अध्यादेश आ जाएगा। इससे पहले भी अध्यादेश आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। आपको सर आपको पता नहीं, पार्लियामेंट चालू नहीं है। जिस दिन पार्लियामेंट चलेगा कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। ये अध्यादेश पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पार्लियामेंटेरियन इसको पास करेंगे, तब ये कानून की शक्ल ले लेगा। ये तो सिस्टम है। हाँ बेटा बोलो। एमएलए में भी इस समय आप है और एमसीडी में भी आप है, और बीजेपी के क्या एक चैलेंज नहीं है, कैसे पूरा करेंगे आप इसे? ये चैलेंज हमने बहुत देखे हैं। हमने 77-75 इमरजेंसी भी देखी, हमने 84 भी देखा। जब हमारे पूरे देश में 2 MP रह गए थे तो लोग कहते थे हम कहाँ जाएं, अंधेरा ही अंधेरा है, कैसा है। हम स्ट्रगल्स पैदा हुए हैं, हम कोई रातों रात नहीं है। स्ट्रगल हमारी खून में है। हम पब्लिक के हित के जितने भी अच्छे मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे, उनके लड़ेंगे। हमारे 7 पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, भारत सरकार है हमारे पास, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। सुभाष जी, लास्ट में मैं आप सब बैठे हैं एक करके, क्योंकि 9 साल की उपलब्धियों के ऊपर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो सबके मन में, आप सबके मन में खुशी भी है और देश भी विकास कर रहे हैं। नो डाउट, चाहे हम पत्रकार सारे बैठे हैं, सभी को मालूम है कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है, चाहे विदेशों की बात हो या देश में हमारे विकास की बात। आप सबके जहन में एक एक बात जो खुशी को लेकर है, आज मीडिया से एक एक करके एक एक शब्द आप जो कहना चाहें मोदी जी के लिए और देश के लिए, आपके जहन में जो है एक ऐसा है, बहुत सारी बातें मैंने नहीं की थी। मैंने कहा कि मोदी जी के कामों के लिए अगर हम बोलते रहें तो सारा दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन आजकल आप ये देखो, वंदे भारत, कितनी खुशी है कि 9 साल अगर देश के प्रधानमंत्री, मैं तो कहूँ हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस काल में देख रहे हैं जहाँ इस आम हिंदुस्तानी की बात को किया जा रहा है, सुना जा रहा है, उनकी बात दुख तकलीफ दूर की जा रही है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं आपको 2014 का एक बहुत खुशखबर बात बताना चाहता हूँ। जब मोदी जी पहली दफ़ा अमेरिका गए थे, उन दिनों में क्या था, व्रत चल रहे थे, माता के व्रत चल रहे थे। और ओबामा को जब उन्होंने कहा था कि आज मेरी टेबल पे मांस नहीं परोसा जाएगा, पूरी दुनिया को ये पता है कि रोज़े रखे जाते हैं, पर व्रत रखे जाते हैं, ये दुनिया को पता नहीं कि 9 दिन वो व्यक्ति नींबू पानी में रह के अमेरिका की यात्रा करके आया था। और जब वो एयरपोर्ट उतरे थे ना, तो एक खुशकिस्मती है मेरी कि उन्होंने आखिर में कहा कि देश क्या महसूस करता है, कि देश गौरव कर रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान एक गौरव वो क्षण थे कि ओबामा को कहना कि मेरी टेबल पे मांस नहीं परोसा जाएगा, मैंने माँ का नवरात्रा है। सर आप चलिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 9 साल का है, उस पर आप लोगों ने बड़े विस्तार से बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में एक सबसे अहम मुद्दा रहा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और सारा राष्ट्र जो है घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा जो है किया। अब फिर यह अमृत महोत्सव चल रहा है, 9 साल भी पूरे हो रहे हैं। आप 4 निगम पार्षद हो और आप विधायक, आप ये बताइए जो इस बार आपका यह विधानसभा क्षेत्र जो है सो 1 से लेकर 15 के बीच में, क्या उस कार्यक्रम को हर घर तिरंगा और हाथ में तिरंगा कार्यक्रम चलाएंगे? ऐसा है, अभी इस महीने के एंड तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं मोदी जी के कामों के बारे में। नेक्स्ट पार्टी जो भी कार्यक्रम देगी, आपका सुझाव हम पार्टी को देंगे, इसको दोबारा रखें। अरे क्षण तो ऐसा है, ऐसा इंसान पैदा हो सकता है धरती पे जिसकी माँ का ध्यान तो, और 2 घंटे के बाद वो बंगाल में कलकत्ता की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, और क्या कहता है, मैं निजी कारणों से प्रेजेंट नहीं हूँ। अरे ऐसे आदमी पे तो 100 बार अपनी जान न्यौछावर है कोई वर्ल्ड के अंदर ऐसा इंसान, या आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में होगा हो? ये संत महापुरुष करते हैं ऐसा, और सारे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को कहा कि कोई आएगा नहीं।
वहीं बैठ के वहाँ कुछ करो, ये कम बात है। ललित जी, ये बात तो सुभाष जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आज किसी छोटे से कार्यकर्ता की भी, मासी की, भांजी की, भतीजी की, किसी की भी स्वर्गवास हो जाए, वो उस क्रिया को इवेंट बना देते हैं जब वो क्रियाक्रम करते हैं। और मोदी जी की तारीफ़ है कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने सबको मना कर दिया, कोई गुजरात नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि निजी कारणों से कोई भी सरकारी कार्य बाधित हो। और 2 घंटे बाद उन्होंने सरकारी कार्य किया भी सही। तो सुभाष जी की बात से मैं सहमत हूँ, ये मोदी जी का जवाब नहीं। आपने अभी कहा कि कोई ऐसी खुशी की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी देशवासियों के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, उनके काउंटर पार्ट्स जो देश विकसित देश कहे जाते हैं उनके आगे पाँव छूते हैं, उनको बॉस बोलते हैं और अपनी सीट छोड़कर उनके पास रहते हैं, तो फिर हम लोग उस समय पूरा देश खुशी मनाता है कि आज देखो हमारे देश का नाम कहाँ पहुँचा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। नहीं, मैं बोला पूरा मौका दिया जाता है। सुनिए, नहीं हमने तो पहले कहा, मैं तो नहीं, एक्चुअली अपने विचार बेटे कुछ ना कुछ बोलो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जिस समय मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, उस समय हमारे भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके कार्यकाल में उनके आशीर्वाद से देश के अंदर अपना सहयोग देने के लिए मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। और भारतीय जनता पार्टी का भी आभार है कि जिस तरीके से आज वो राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हर घर तिरंगा, पहले मुझे नहीं लगता कि हम इतना देश से जुड़े हुए थे, लेकिन जब मोदी जी ने बोला कि हर घर के अंदर तिरंगा होना चाहिए एक परिवार की तरह, लोगों के अंदर आज हम देखें तो राष्ट्रभक्ति भी हमारे अंदर जाग रही है। वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ों के अंदर था, लेकिन आज हम की युवा की पीढ़ी को भी देख रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रही है। और मैं एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान महिला को दिया है वो शायद किसी पार्टी ने दिया हो, चाहे वो आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को मकान देना हो, शौचालय देना हो, गैस सिलेंडर देना हो या पेंशन देना हो। और किस तरीके से पूरे भारत के अंदर सड़क का जो एक जाल बिछाया है, आज हमें कहीं भी भारत के किसी भी कोने पे जाना होता है तो हम कुछ घंटों के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं और गर्व महसूस होता है कि ये भारत का ही एक हिस्सा है। और इस स्वर्णिम काल, जिस तरीके से भारत हमारा स्वर्णिम काल को एक लिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और हम उस सभी उसके हिस्से में हैं और हमें समाज का उत्थान के लिए एक सहयोग करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। धन्यवाद। मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। पहले मैंने बात रखी थी, मैं फिर कांग्रेसियों के बीच में बैठा था, तो फिर बाद में बात उठी कि मैंने सवाल किया कि मैंने कहा शायद मोदी जी, सुभाष जी और हमने भगत सिंह जी को तो नहीं देखा, शायद ऐसे ही होंगे जो कांग्रेस को लपेट नहीं पाए। आज मोदी जी हैं जो आप सब कोशिश तो कर रहे हैं सादा विपक्ष, लेकिन लपेट नहीं पाए। मोदी जी ने कांग्रेस को जिस तरह से लपेटा है, शायद सुभाष जी और भगत सिंह भी अगर ऊपर से देखेंगे तो शायद कुछ होंगे कि जो मोदी जी, जो उनका अधूरा काम था मोदी जी कर रहे हैं। ये मैंने विषय कुछ समझ में आया नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपने खुद ही ये बात कह दी कांग्रेसियों के बीच में बैठ के, हमें बहुत खुशी हो रही है। कहना ये था, जो सपना भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए देखा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी से पहले देखा था हमारा मुल्क ऐसा होगा, वो काम आज़ादी उस रास्ते में चल पड़ा। दूसरे दल ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उसे चरितार्थ, मोदी जी उसी रास्ते पे हैं जो उन लोगों का सपना था। कांग्रेस ने उनको तो लपेट दिया, लेकिन मोदी जी को नहीं लपेट पाए। मोदी जी ने उल्टा कांग्रेस को पूरे खत्म। उस टाइम की भावनाएं अलग थी। अब एक ऐसा सवाल है, अब ये बंद करें। नहीं बस ये अंतिम है, लंच का टाइम हो जाएगा क्योंकि आप चार निगम पार्षद और विधायक और सभी काफी लोकप्रिय रहे हो अपने अपने समय में, और आपने क्योंकि छेड़ दिया है उस मुद्दा को, तो इसीलिए मेरा ध्यान चला गया, हम फिर नहीं जाना चाहते थे। जो अभी निगम पर जो है सो इंजीनियर और निगम पार्षद, 11 निगम पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए धरना दिया, फिर सिविक सेंटर में गए और वहाँ भी धरना प्रदर्शन हुआ। सवाल ये है, जो कि आप 4 निगम पार्षद और विधायक हैं, तो इस क्षेत्र में यह सिलसिला अभी भी अनवरत जारी है।
तो आप लोगों का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं आप लोग? घर में सोए हुए हैं नहीं, या आवाज उठा रहे हैं? कोई सोएगा नहीं, समय आने दो ना, फल पकने दे जरा यार। आप सभी का धन्यवाद। और आप